मेरा नाम अंजलि विश्वकर्मा है। मैं हृदय प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से हूँ। मैंने अपनी स्नातक की शिक्षा शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से की है और अभी मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। ओके, जबलपुर को संस्कारधानी क्यों बोलते हैं? सर, नर्मदा नदी के किनारे बसा जबलपुर प्राचीन शहर है जो अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है। क्या संस्कृति जबलपुर की? सर, यहाँ के लोगों का जो सामाजिक समरसता है, समन्वय है, लोगों का जो मेलजोल पूर्ण व्यवहार है, मैम वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है और इसी कारण सर उन्हें विनोबा भावे जी ने संस्कारधानी कहा था। हाल ही में आपने ऐसा तैयारी के टाइम आपने थोड़ा सा फोकस किया होगा, तो आपने ऐसा क्या देखा कि आपने जो शब्द बोला है संस्कारधानी, इसको आपने कैसे देखती हैं? आपकी ये वाकई में जस्टिफाई होता है? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है क्या? यस मैम। मैम, कोई भी त्यौहार हो, मैम चाहे सभी धर्मों का त्यौहार हो, दशहरा, नर्मदा उत्सव, होली, दिवाली और मैम चाहे मड़ई हो, मैम सभी त्यौहार यहाँ पर बहुत ही उल्लास से मनाए जाते हैं और मैम यहाँ के लोगों में सामाजिक समरसता अधिक है। आप ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ झगड़े, फसाद और दंगे वगैरह नहीं होते हैं? मैम कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैम जो यहाँ की विशेषता है उसी के कारण मैम इसे संस्कारधानी कहा जाता है। अच्छा, अभी आपने मड़ई का जिक्र किया, तो थोड़ा सा मड़ई के बारे में बताएंगे आप? मैम जो गौंड जनजाति है उनका जो सांस्कृतिक उत्सव है, जो मैम दीपावली के बाद 2-3 दिन बाद 2-3 दिनों का एक त्यौहार होता है जिसमें मेले के जैसा होता है। बाजार लगता है मैम इसमें। ये जबलपुर के कौन से क्षेत्र में लगता है? क्योंकि ज़्यादातर एरिया तो आपको जबलपुर के आसपास के जो कृषक हैं उसकी ज़मीन है उसमें प्लॉटिंग होके ज़्यादातर जगह बनी है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये कौन से एरिया में आपको देखने मिला है मड़ई? मैम जो हमारा लोकल गुलौआ तालाब है मैम, गुलौआ ताल है, वहाँ पर लगता है मैम ये गुलौआ चौक में। जी, जैसे मैं आपका देख पा रही हूँ, इसमें 2017 में आपने स्नातक किया है और अभी है 2023। तो इसी बीच दौरान आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या अपनी कोई अदर एकेडमिक इसमें वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किया? मैम ग्रेजुएशन के बाद से मैम मैं पीएससी में फ़ोकस हो गई थी मैम, तो मैम मैंने पीएससी की तैयारी पे फोकस किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पर फोकस किया, लेकिन जैसे आप तैयारी कर रहे हैं या फिर एक सामान्य जन भी है, तो एक प्लान बी भी होता है या फिर एक पॉजिटिव या नेगेटिव लेके भी व्यक्ति चलता है कि चलिए मान लीजिए इसमें हमने अपना पूरा प्रयास किया, 100% अपना योगदान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं हो पाया, तो इसके अलावा आपके पास में और क्या विकल्प है? मैम मैंने फ़र्स्ट चॉइस मैम पीएससी की तैयारी को रखा और मैम यदि वैसे तो मैम मैंने पूरी तैयारी की है, मुझे विश्वास है कि मेरा पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सर यदि इसके अलावा यदि कुछ ऐसा होता है तो मैम अगला प्रयास दूंगी मैं, और मैम इसके साथ ही मैं एमएससी भी कर सकती हूँ मैम, करना चाहूँगी। तो इस दौरान आपने क्यों नहीं किया एमएससी? मैम मैंने कुछ अपने पूर्व अनुभव से सीखा था कि मैम अपना इसमें 100% समय देना चाहती थी मैं, तो मैम ताकि मुझे बाद में पछतावा ना हो कि मैंने अपनी कोई कमी छोड़ दी, इसमें कुछ कमी कर दी मैम, इसलिए। अंजलि, सागर जन्म स्थान है आपका? यस। जबलपुर से आप बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर पढ़ाई आपकी जबलपुर में हुई है या पूरी पढ़ाई जबलपुर में ही हुई है? यस सर। सागर और जबलपुर को कंपेयर करिए, दोनों ही संभाग हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से भी, प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य से भी और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी। लास्ट सर मैं सागर में कभी रही नहीं हूँ, लेकिन सर सामान्य जानकारी मैं दे सकती हूँ कि जो सर जबलपुर संभाग है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यहाँ पर 8 ज़िले आते हैं और जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, ये सभी। और जो सागर संभाग है इसमें 6 ज़िले आते हैं, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। मैम इसके अलावा सर जो आर्थिक क्षेत्र में जबलपुर, सर यहाँ पर पनागर है जो वहाँ मसूर के लिए फ़ेमस है, सहपुरा है वो गन्ना के लिए फ़ेमस है, और सर यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। और सर मैम जो सागर है वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स की एक फैक्ट्री है, और
मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ, ओमान और भारत के सहयोग से यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है। कहाँ पे लगाई गई है सागर में? सर आगा सौद। वीना के आसपास। यस सर, बीना आगा सौद में। मैम भौगोलिक रूप से जबलपुर केंद्रीय नर्मदा घाटी का भाग है और जो सागर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग है। और सर अभी सांस्कृतिक रूप से सर जो जबलपुर की संस्कृति है सर मिश्रित संस्कृति है। यहाँ पे बुंदेली प्लस बघेली दोनों संस्कृति का समन्वय है और जो सागर है वहाँ पर बुंदेलखंड संस्कृति मुख्यतः देखी जाती है। और कोई अंतर सर या और कोई कंपैरिजन? सर अभी इतनी ही जानकारी है सर। ठीक। जबलपुर में औद्योगिक के बारे में बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास के बारे में। यस सर। जबलपुर लगभग 10 से 12, हालांकि संभाग में तो 8 ज़िले हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो अगल बगल के 15 ज़िलों को कवर करने वाला बड़ा शहर है। चाहे यहाँ का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहाँ का एयरपोर्ट हो, चाहे यहाँ की उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, और चाहे यहाँ का सर्विस सेक्टर हो। सागर भी जो है वहाँ बुंदेलखंड से जो लगे ज़िले हैं उनको भी कवर करने वाला है, बड़ा ज़िला है। लेकिन जबलपुर में जो है औद्योगिक विकास तेज़ी से हुआ है कंपैरेटिवली सागर। सबसे पहले ये बताइए कि जबलपुर में कौन कौन से औद्योगिक विकास हुए हैं और सागर में क्यों नहीं हो पाए? जी सर, जबलपुर में सर औद्योगिक विकास केंद्र है रिछाई, और सर इसके अलावा सिहोरा में हरगढ़ भी एक औद्योगिक विकास केंद्र है। सर यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, बरगी में जल विद्युत निर्माण केंद्र है और हमारे यहाँ शक्ति भवन भी है। इसके अलावा सर जो डुंगरिया चरगवा है वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का एक सेंटर है। तो सर जो सागर है सर, जो वहाँ की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है सर वो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर पानी का अभाव है मैम। इसके साथ ही वहाँ पे कुछ मानव संसाधन का भी अभाव है, शिक्षा का, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण वो जबलपुर की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा है। लेकिन मैम सर जो सांस्कृतिक गतिविधियों की बात की जाए तो दोनों क्षेत्रों में दोनों ही अपने तरफ से परिपूर्ण है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? भारत का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट को लेकर क्या विचार हैं, उसकी स्थिति क्या है? जी सर, जो अभी वर्तमान में हमारा लक्ष्य भी है सर, कुछ टारगेट भी है हमारा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाकर उस आंकड़े तक पहुंचाना है। और सर इसमें चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो, सर सभी का एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की जा रही है। कि किस क्षेत्र में, किस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम एक्सपोर्ट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी? क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। यस सर। तो किस क्षेत्र में काम हो रहा है और किस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं हम एक्सपोर्ट? सर वो फिर चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों सर, और सर जो हमारे कलाओं के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स हों सर, और सर अभी फिर से और जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के द्वारा निर्मित उत्पाद हों सर, इनके निर्यात की बात की जा रही है। आप ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, तीनों क्षेत्रों में निर्यात की बात की जा रही है। अभी फ़िलहाल 5 वर्षों में, पिछले विगत 5 वर्षों में तृतीय क्षेत्र में आप क्या बदलाव देखते हैं? कोई ऐसी योजना सरकार की, केंद्र सरकार की या मध्य प्रदेश की, दोनों ही लेबर मॉडल हैं, ऐसी कौन सी आपको जो बहुत अच्छी लगी, जो निर्यात को बढ़ावा देगी, उसके बारे में? हाँ बताइए मैम। मैं शुरुआत प्राथमिक क्षेत्र से करना चाहूँगी। तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें। तृतीय क्षेत्र में मैम, तृतीय क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग, सड़क, दूरसंचार, ये सभी क्षेत्र आते हैं, होटल इंडस्ट्री आते हैं। और मैम इसके लिए मैम एक भारत निर्माण योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, एक सेज योजना चलाई जा रही है। सेज काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी हाल के विगत 5 वर्षों में कुछ आपने ऐसा देखा? मैम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी।
और मैम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, सॉरी मैम अभी याद नहीं। अच्छा, जीआई टैग हाल ही में हम सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में काफ़ी आ रहा है, जीआई टैग मध्य प्रदेश की भी कुछ उत्पादों को मिला है, तो आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? यस मैम, मैम मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जैसे कि जबलपुर के स्टोन मार्बल को, स्टोन आर्ट को मिला है, डिंडोरी की गोंड कला को, ग्वालियर की दरी हैं जो कालीन है उन्हें मिला है। इसके अलावा सर, कालीन के बारे में आप जानती हैं, एक उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है भदोही और उसके आसपास का क्षेत्र कालीन के लिए विश्व स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर की कालीन को जीआई टैग देने में और वहाँ क्या अंतर आपको समझ में आया कि क्यों दिया गया, क्या खासियत है आपकी ग्वालियर की? मैम मैं इसमें मैम अनुमान लगाना चाहूँगी मैं कि मैम जो वहाँ की बनावट है, शिल्पकला है, जो उसमें हैंडीक्राफ्ट है मैम, उसके कारण हो सकता है। तो जीआई टैग क्यों दिया था? मैम जीआई टैग किसी भौगोलिक क्षेत्र को उसकी जो भौगोलिक उत्पत्ति संबंधी पहचान देने के लिए दिया जाता है। मैम इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है उस प्रोडक्ट को, और मैम उससे जो वस्तु या सेवा है उसकी क्वालिटी की जानकारी मिलती है। और मैम यस मैम, जो जहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है, जो लोग इससे जुड़े हैं, क्या उनको इससे कोई लाभ नहीं होता है? यस मैम होता है मैम, इससे निश्चित रूप से वहाँ पर रोजगार को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, आपने गोंड कला के बारे में बताया, तो आप उसकी कुछ विशेषता बता सकती हैं? मैम जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, तो मैम उसके अनुसार वहाँ उसकी जो विशेषता है मैम कि वो प्रकृति से जुड़ी हुई है मैम, और मैम वो जनजातीय विशेषता, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। जितनी भी कलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जनजाति को या वहाँ की जो ऑथेंटिक है उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो अच्छा, खैर एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अपनी इसमें अभिरुचि में लिखा हुआ है टेरेस गार्डनिंग, तो ये इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी, कब ये अभिरुचि आपकी विकसित हुई? अभी कहीं इंटरव्यू के आसपास विकसित हुई है या आप बचपन से? मैम बचपन से ही मैं देखती रही हरे पेड़ पौधे खेतों में या आसपास भी, तो मैम मुझे अच्छा लगता था हरियाली। लेकिन मैम जब कोविड का टाइम आया तो मैम मुझे उस समय अपनी इस हॉबी के बारे में सोचने का समय मिला, तो मैम मैंने इसे समय दिया। पहले आपकी कोई हॉबी नहीं थी? क्योंकि कोविड के टाइम यानी कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई होगी, स्नातक आपका, तो आपका स्नातक तक आपकी कोई और अभिरुचि नहीं थी? मैम थी। मैम स्कूल के टाइम पे मैं बास्केटबॉल खेलती थी, तो मैम स्कूल में थी मेरी बास्केटबॉल हॉबी। मैम इसके अलावा मैं रुचि रखती हूँ मैम कई प्रकार की, जैसे गाना सुनना या टहलना, मैम ये मुझे अच्छा लगता है। टहलने में सेहत के अलावा और क्या आपको अभिरुचि जो है उससे आपको लाभ प्राप्त होते हैं? मैम मुझे मानसिक खुशी मिलती है सर, टहलने से अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अभी आपने कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं आपके टेरेस पे? यस मैम, मैंने गिलार्डिया का फूल लगाया है, पेड़ लगाया है मैम, जासौन का लगाया है, गुड़हल का, और मैम गेंदा का भी लगाया है। अच्छा, गेंदे का जो है वो कौन सा समय होता है, सीज़न होता है गेंदे के लिए? मैम गेंदे के लिए अच्छा समय मैम ठंडी का होता है मैम। ठंडी यानी कि कुछ आप बता पाएंगे मंथ, कब से कब तक? यस मैम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, तो अब तो गर्मी बढ़ने लगी, अब तो सूख गए होंगे आपके पौधे? मैम अभी भी लगे हुए हैं कुछ पौधे। ओके, यदि अंजलि जी मान लीजिए आप चूँकि आपको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में, यस सर। यदि आप माइक्रोबायोलॉजी को ही लेके आगे पढ़ाई करती तो आप अपने आप को कहाँ पाती अगले 10 साल में? सर यदि मैं माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी करती सर, एमफिल करती, पीएचडी करती, तो सर मैं इसमें रिसर्च भी कर सकती थी और आगे चलकर मैं इसमें प्रोफेसर भी बन सकती थी सर, कॉलेज में टीचर भी बन सकती थी सर। और रिसर्च को लेके कहीं बाहर नहीं जाने का सोचती थी आप? सिर्फ प्रोफेसर तक, जब आपका गोल्ड मेडल है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, तो बस अप टू प्रोफेसर तक ही जाएंगी? यस सर। सर इसमें रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छे अवसर हैं सर, तो मैं रिसर्च को भी समय देना चाहती सर। ओके, आप मुझे 3 कारण बताइए कि हमें आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए किसी भी पद के लिए। सर जो इस एग्ज़ाम के लिए जितनी भी प्राथमिकताएं हैं सर,
उनको मैं पूरा करती ओके, हूँ। क्या क्या प्राथमिकता है इस एग्ज़ाम के लिए? सर जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है, वो मैंने क्वालिफाई किया है। सर इसके साथ ही जो भी सर जो इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए जो भी फॉर्म फिलअप करना होता है वो मैंने भरा वो हुआ तो है। सबने किया हुआ है। आप में अलग क्या है? हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर इसके अलावा जो मेरी क्षमताएं हैं, जो मेरे गुण हैं, सर वो मुझे दूसरों से अलग बनाते हैं। क्या है वो? वही तो पूछने जा रहे हैं लोग। सर मुझ में समानुभूति है। सर मैं समन्वय अच्छे से कर लेती हूँ लोगों से। सर इसके अलावा जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उनमें मैं अपना 100% देती हूँ। ओके, ये एक बात हुई। तीन कारण हमको चाहिए थे। सर अभी मैं इतना ही याद कर पा रही हूँ सर। ओके, तो फिर ये 3 कारण बताइए कि आपको हम सिलेक्ट क्यों ना करें? सर ये आपके अधिकार क्षेत्र का विषय है सर। कोई भी 3 वीक पॉइंट्स आपके, जो आपको लगता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते हैं वो। सर मुझ में कुछ अच्छाइयाँ हैं मैम, जो मुझे कभी मुझे वीक बना देती हैं। जैसे कि सर कभी डीमोटिवेशन हो जाता है मुझे। ये अच्छाई कहाँ हुई? सर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हूँ तो कभी हो जाता है सर डीमोटिवेशन। और सर ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हूँ तो कभी हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं मुझे। पर ये अच्छाई जो है वो आपको बुरा कहाँ बना रही? तो बुरी ही चीज़ें हैं। सॉरी सर। और सर एक कमी ये है कि सर मैं सिंगिंग नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तो वो तो बहुत लोग नहीं कर पाते सिंगिंग। यस सर। सिंगिंग तो 99% लोग नहीं कर पाते। कोई नहीं कर पाता। सिलेक्शन से इस पद बदली जाए तो उससे क्या संबंध है? मैम सॉरी मैम, जो भी मुझे लगा तो। ठीक है अंजनी जी। टेरेस गार्डन आपने हॉबी लिखी हुई है। यस। टेरेस गार्डन का जो आपका हॉबी है उसमें उसके कारण जो क्वालिटीज़ आप में डेवलप हो रही हैं वो प्रशासन में कहाँ काम आएंगी? और सर जब मैं टेरेस क्या गार्डनिंग, क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं पहले ये बताइए। सर इससे प्लानर की, योजनाकार की क्वालिटी आती है सर, प्रबंधक की क्वालिटी आती है, समन्वयक की क्वालिटी आती है और कुछ नवाचार की क्वालिटी भी आती है। समन्वयक की क्वालिटी कैसे आती है? सर मैं इसमें जो बीज चाहिए होते हैं तो सर जो मैं अपने पड़ोसी हैं उनसे मदद ले लेती हूँ, उनसे अपने विचार साझा कर लेती हूँ, उनसे तरीके पूछ लेती हूँ कि किस तरह से मुझे गार्डनिंग करनी चाहिए। तो नवाचार में आपने क्या किया है टेरेस गार्डनिंग से? मैम हम लोग ने एक कीटनाशक बनाया था तो उसमें जो मठा होता है मैम और जो नेमोली होती है उसको मिलाकर कीटनाशक बनाने का प्रयास किया। पुराना ऑर्गेनिक तरीका है, कोई इसमें नवाचार नहीं है। तो पुराना ऑर्गेनिक तरीका है। जितने भी ऑर्गेनिक कृषि करने वाले किसान हैं वो इसको कीटनाशक की तरह उपयोग करते हैं और बहुत ही पुराना तरीका है ये घरेलू। मैम इसके अलावा उसको जो व्यवस्था देनी होती है, अच्छे से तैयार करना होता है, ये गमलों को सजाना होता है तो वो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। कितने गमले हैं आपके टेरेस में? मैम 10 से 15 गमले होंगे, 15-20 गमले होंगे। अंजनी, यदि आपको भारत का सबसे अच्छा पद दिया जाए और सारे अधिकार दिए जाएं तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? और सर जो उस पद से संबंधित जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी युवाओं के संविधान लिए क्या होगी, करना चाहेंगे आप? यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे? सर जो अभी वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है सर, जो हमारी अभी आबादी भी विश्व की प्रथम आबादी में है, तो सर मैं कौशल विकास करना चाहूँगी। वो तो हो रहा है ऑलरेडी कौशल विकास योजना गवर्नमेंट ने अप्लाई करके रखी हुई है, चल रही है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, उसको फंडिंग वो दे रहे हैं, ऑल्दो अभी कुछ समय से बंद है बट वो चल रहा है। उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, एक भी युवा को कौशल नहीं मिला। सर निश्चित रूप से मिला है सर कौशल। इसके लिए सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी संचालित है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी संचालित है, जिससे युवाओं को ऋण प्रदान कर सकें और वो अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकें। आप क्या करेंगे? ये तो ऑलरेडी चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपको यदि अधिकार दिया जाता है तो आप क्या नया शुरू करेंगी युवाओं के लिए? सर मैं इसमें पहली प्रायोरिटी सर मैं महिलाओं को देना चाहूँगी कि उनका सशक्तिकरण कर सकें, उन्हें स्किल कर सकें। तो फिर जो युवा पुरुष हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा हुआ भाई? और सर इसके साथ ही जो सर उनको भी दूंगी सर, निश्चित रूप से दूंगी, दोनों को समान रूप से रखूंगी सर। सर मेरा ये
पर्पस रहेगा कि मैं सभी से समान रूप से व्यवहार कर सकूं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करूं। ठीक है अंजनी, थैंक यू। थैंक यू सर।